करना है क्वेश्चन नंबर 68 होमवर्क में दिया था ये। बहुत काबिल लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, एक क्वेश्चन में नहीं छुआ होगा। जस्ट एंजॉयिंग द समर वेकेशन, है ना। समर वेकेशन का एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। समर वेकेशन करना है, उसके लिए धन चाहिए, है ना। प्लीज बी रेडी, है ना। इशारा कर दिया है, मैसेज पहुंचने का इंतजार करिए। बस जिस दिन याद आ जाएगा उस दिन मैसेज पहुंच जाएगा ग्रुप में। हाँ ऐसी बात है। 68 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.11। ये हमने क्वेश्चन दिया था। लिखा है अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड। एक कैपेसिटर है C1 600 पिकोफैरेड, यानी कि 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। इसको चार्ज किया गया है एक सप्लाई से जो कि 200 वोल्ट है, ठीक है। और इसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है सप्लाई से। उसके बाद एक और अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस फिर से 600 पिकोफैरेड ही है, यानी 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड ही है। और क्योंकि ये अनचार्ज था सेकंड वाला, तो इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होगा। ये बात ध्यान देने वाली थी कि अगर अनचार्ज कैपेसिटर बोला गया है मतलब देयर इज नो पोटेंशियल, नो चार्ज, ठीक है। तो एक हो गया C1V1, एक हो गया C2V2। तो हमको ये पता करना है कि जब चार्ज वाले को अनचार्ज वाले से वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा तो एनर्जी का कितना लॉस होगा। तो अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम्हारे लिए प्रोसेस आना चाहिए। तो अगर प्रोसेस भी नहीं आता तो झुनझुना बजाओ, है। हमको तो भैया फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया गया था 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे 1/2 C1 C2 600 है ना। तो एक काम कर सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 1200 इंटू 10⁻⁻12। V1 माइनस V2 ये 200 है और ये 0 है, इसका होल स्क्वायर करिएगा, इत्मीनान से सॉल्व करिएगा। आंसर 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी 6 माइक्रो जूल आ जाएगा। होपफुली किसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले कैपेसिटर को जो कि 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर था, इसको चार्ज किया गया है एक सप्लाई से जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट है, और दूसरा कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था तो उसका वोल्टेज 0 हो जाएगा। जोड़ा गया तो बताइए कितना एनर्जी का लॉस होगा। 84th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये दोनों क्वेश्चन का होमवर्क में दिए थे, जिन्होंने नहीं किया तो कृपया करके 68 की तरह ही 84 है, कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। इसके बाद हमने कई सारे क्वेश्चन दिए थे, एक तो और बता देते हैं, सारे नहीं बताएंगे क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाना है, ठीक है। तो 172वां कर लेते हैं। क्या लिखा है, कर लोगे ना। 84th 68 की तरह ही 84th है, कर लीजिएगा। ये वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ बस ये जरूर है कि 84th क्वेश्चन अगर आप एक बार सुन लें, 84th क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का 2.27 है, इसमें लिखा है, लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, पैसे पढ़ तो मैं पूरा रहा हूँ। लिखा है अ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यानी C1 हो गया 4 माइक्रोफैरेड, इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई
यानी V1 हो गया 200 वोल्ट. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged, यानी V2 हो गया 0, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यानी C2 हो गया 2 माइक्रोफैरड. How much electrostatic energy is lost in the form of heat and electrostatic radiation? मिला वही स्टेटमेंट जो हमने कल बताया था. नॉर्मली ऐसा स्टेटमेंट यूज किया जाता है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशन. तो चाहे तो अंडरलाइन कर लें, अदरवाइज जो मैंने कल बताया था उसके वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा. ठीक है, चलिए 172 करके दिखाइए प्लीज. हाँ, बारात में नहीं आया, एक आध जरा दिमाग लगा भी लिया करो कभी कभी. काश अगर घर में पढ़ लिए होते तो ये हमें शीशा लेकर ध्यान करनी पड़ती. क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं तब तक. अ बैटरी of 10 volt is connected to a capacitor of capacity 0.1 farad. First off, the battery is now removed and this capacitor is connected to second uncharged capacitor. If the charge distributes equally on these two capacitors, find the total energy stored in the two capacitors. Further, compare this energy with the initial energy stored in the first capacitor. आधा तो कर दो, आधा तो इजी है एटलीस्ट, आधा तो फॉर्मूला बेस्ड है. तो दोनों ही बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, बहुत आसान है. आगे कुछ लोग जूझ रहे हैं, मतलब इतना जूझने की जरूरत है नहीं, मतलब जूझ रहे हो मतलब तुम्हारे दिमाग में वाकई कमी है, घर में पढ़ नहीं रहे हो. ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है अगर जूझना पड़ रहा है. भाई सबसे पहले बोला गया कि कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज किया गया है, एक सेल से चार्ज किया गया. ठीक है, हमने जब किया था तो हमने दूसरे मेथड से किया था. हमको अभी अभी और बहुत शॉर्ट मेथड अभी जब करा तो बहुत शॉर्ट मेथड ध्यान में आया. ठीक है, बहुत आसान है. एक 0.1 ये जो C1 है 0.1 फैरेड का है ये, और जो बैटरी लगाई गई है वो 10 वोल्ट की लगाई गई है. V1 मतलब कितना हो गया 10 वोल्ट, समझे. तो इनिशियली एक कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो हाफ C1 V1 स्क्वायर है. ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी निकल के आई हाफ. डिस्कस मत करिए, अपने दिमाग चलाइए स्वयं. ठीक है, तो ये 100, ये 10, ये 5, यानी इनिशियल एनर्जी हो गई कितनी 5 जूल. आधा आंसर तो आपका आगे यही पूछा गया था कि फाइंड द टोटल एनर्जी. अच्छा, बाद की एनर्जी पूछी, कंपेयर करने के लिए बोला गया था. चलो कोई बात नहीं, एक चीज तो ये हो गई. फिर बोला गया कि ये वाला जो कैपेसिटर है ना आपका, जिसका कैपेसिटेंस कितना 0.1 फैरेड है, जिसका वोल्टेज कितना 10 वोल्ट, इसको एक अनचार्ज वाले कैपेसिटर से जोड़ा गया. कैपेसिटेंस इसका भी उतना ही होगा क्योंकि चार्ज बराबर बराबर शेयर हुआ. कल हमने क्या सिखाया था, Q डैश प्रोपोर्शनल टू C. फाइनल चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर आधा आधा शेयर हुआ है चार्ज
तो इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस भी बराबर बराबर रहा होगा, तभी तो आधा आधा शेयर किए। नहीं समझे? ये जो लाइन लिखी है इस क्वेश्चन में कि इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन दीज, अरे यार ये चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 से पढ़ा रहे हैं। बराबर बराबर चार्ज कब शेयर होता है? जब बॉडीज आइडेंटिकल होती है, ठीक है। यानी कि अगर बराबर बराबर चार्ज शेयर करने की बात हो रही तो इसका मतलब दूसरा कैपेसिटर भी 0.1 फैरेड का ही होगा। बस ये पहले से अनचार्ज था, पहले से। ये वेपर नाम की साइकिल किसकी है? जरा एक मिनट सर, एक मिनट सर, असुविधा के लिए खेद है, कभी कभी कुछ चीजें संभाली नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये आ गई इस समय, समझ रहे हैं बात को आप? अब हमें एनर्जी निकालनी है फाइनली, तो भैया लॉजिक लगाइए। फाइनली इसके पास जो एनर्जी बचेगी वो इनिशियल में से जो लॉस वाली होती घटा लो। नहीं पल्ले पड़ा। फाइनली कितनी बची होगी इसके पास? इस समय इसके पास कितनी एनर्जी बची बताओ? शुरुआत में 5 जूल थी। लॉस वाली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमको आता है, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको करो, डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 0.1 इंटू 0.1 0.01 अपॉन 0.2 V1 माइनस V2 10 माइनस 0 यानी 10 का स्क्वायर। लो ये कहानी यहीं पे लुढ़िस हो गई इसकी। देखिए कितना आ गया? डेल्टा यू बराबर 1/0.4, डेसिमल लगाओ 10 लगाओ 2.25 जूल आ गया, ठीक। तो यानी इसका मतलब बची इस पूरे सिस्टम में कितनी? जितनी थी उसमें से जितनी लॉस हुई वो हटा दो, तो फाइनल कितनी हो गई? 5 माइनस 2.25, तो फाइनल कितनी बची? हाँ बता दो भाई कुछ, हमने पक्का? अच्छा भैया, तो 2.75 ये हो गया, ठीक। तो फाइनल ये आ गई, इनिशियल ये आ गई। जरा डिवाइड कर दो, कंपेयर करने के लिए कहा था इसको किससे? कंपेयर दिस एनर्जी विद द इनिशियल एनर्जी, यानी सेकेंड अपॉन 1 करना है। जो फाइनल एनर्जी है उसको इनिशियल एनर्जी से कंपेयर करना है, यानी डिवाइड करना है फाइनल को इनिशियल से। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो अपने आप UF अपॉन UI आ जाएगा। ये 2.75 है और ये 5 है। निकाल लो भाई, कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो। कहाँ पे? 2.5 है यार, सही बात, वही तुम भी चेक कर लेंगे। हाँ 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 तब आएगा आपका 1/2। यही है आपका उत्तर, समझे पुत्र? यही है आपका उत्तर, ठीक। तो कितना निहायत घटिया सा ये एक सीन था। लेकिन आप लोग सोच नहीं पा रहे थे, ये अपने आप में सोचने की बात है। एक और करा देते हैं 146। बस 146 ही कराएंगे और नहीं कराएंगे कुछ। लोग मस्त आराम से शाम को आइसक्रीम खरबूजा निपटाने में लगे हो। मैं पढ़ाई कोई कर नहीं रहा, हम ही क्यों जान दे रहे हैं। दोस्तों का बुलाएं भी, उसके बाद फिर खुद ही पढ़ाएं, खुद ही रिवाइज करें, खुद ही न्यूमेरिकल लगवा दें, खुद ही क्वेश्चन पढ़ दें, खुद ही अंडरलाइन करवा दें। बात खुदे जा रहे हैं। सेकेंड अंचार्ज लिया तो V2 0 लिखा तो है, होने दो, उससे क्या बात है।
फाइनल एनर्जी 2.5, हाँ 2.5 लॉस हुई ना। 5 वोल्ट पूरी 5 जूल थी एक कैपेसिटर में। जब शेयर हुई तो शेयर होने में कुल मिला के दोनों के पास कितनी आ गई? 2.5। वो बाकी की 2.5 जो हो गई वो वेस्ट नहीं समझे? ये लॉस निकाला तुमने, लॉस 2.5 जूल आया। 5 जूल टोटल इसके पास थी, इस कैपेसिटर के पास। इसके पास पहले से कोई एनर्जी नहीं थी, ठीक है। जब 5 जूल एनर्जी का शेयरिंग हुआ तो 5 जूल में से 2.5 जूल शेयरिंग के दौरान वेस्ट हो गया, जो कि ये आ गया। यानी अब दोनों के पास कुल मिला के बची कितनी? 2.5। तो आधी वेस्ट हुई। तो यही फैक्ट है, तकरीबन आधी वेस्ट होती है, ठीक है। एक और आपको फैक्ट बता दें, जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वाइवा में लोग पूछते हैं, सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले ध्यान से सुने, क्योंकि वाइवा इन्हीं में होता है, आईएससी में नहीं होता। सीधी सी बात वो कहेंगे ऐसा है, जो कैपेसिटर में जो एनर्जी है, मान लेते हैं 10 जूल स्टोर हुई, बताओ बैटरी को कितनी देनी पड़ी? तो लोग यही सोचेंगे एनर्जी तो कंजर्व रहती, बैटरी जितनी थी उतनी स्टोर हो गई ना। जितनी बैटरी देता है एनर्जी, उसकी आधी स्टोर हो पाती है। यानी अगर कैपेसिटर में स्टोर हुई है 10, तो बैटरी ने दी होगी 20, ऐसा। तो भैया 146 पढ़ा कि वो भी हमें पढ़ दें तुम्हारे लिए? 146 लिखा है, ईच ऑफ द चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 100 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। ओके, दोनों चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, जिसके एक की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और चार्ज दोनों पे 100 माइक्रोकूलम का है। दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। कॉमन पोटेंशियल निकालिए और फाइनल चार्ज निकालिए दोनों स्फीयर पे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर? वायर से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा? ये भी निहायत घटिया सवाल है। ट्राई करिए। अब एक आप अच्छा आपको अगला वाला सवाल खुद का, मतलब ये वाला घर में करना, अब अगला वाला ट्राई करो। स्फेरिकल, हाँ पी लो, गला तो आप ही फाड़ रहे हैं। तब तक पानी पिएगा ये बंदा जब तक बिल्कुल रेडी नहीं हो जाते अगला क्वेश्चन लगाने के लिए। करो 146 हो गया। 146 इज वेरी इजी क्वेश्चन, जरा दिमाग लगाइए अगर फॉर्मूला याद हो तो। अभी देखो हम पूछे तो आप रिकॉर्ड हो रहा, बेइज्जती करा, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बस इतनी ही सी जानकारी एडिशनल चाहिए थी, मतलब पुरानी वाली, बाकी तो आती है। दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक बड़काऊ एक छुटकाऊ। बड़काऊ की जो रेडियस है वो 15 सेंटी है, यानी 0.15 मीटर, और जो छुटकाऊ है उनकी रेडियस जो है वो 10 सेंटी है, यानी 0.10 मीटर। जो बड़काऊ है उनके ऊपर चार्ज प्लस 100 माइक्रोकूलम है, और जो छुटकाऊ है उनके ऊपर भी चार्ज प्लस का 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका कैपेसिटेंस निकाल लो। इसका C1 होगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। कई तो सर जी आप पहले फायर कैसे करके हो, कैपेसिटेंस से कहाँ निकालना है? क्योंकि हमको आता है, ठीक, तो हमको आता है, उसमें ये भी हमको आता है कि अब कॉमन पोटेंशियल निकालने की बात कहे हैं तो कॉमन पोटेंशियल के 3 फॉर्मूले थे, ठीक है।
C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक था उसी के जस्ट पहले, उसके मतलब फर्स्ट स्टेप पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2, और एक था Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मैं यूज करने वाला हूं ये वाला, क्योंकि मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। ठीक, लकीर का फकीर मतलब उनको तो यही आता है, उनकी सुई अटक गई इसी पे। इसीलिए कल आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, या जब ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो आप देखेंगे कि आप जो पहली बार मैं शॉर्टकट में कर रहा था तो मैंने एक एक्सप्रेशन गायब कर दिया था, उसके बाद दोबारा रब करके दोबारा लिखा मैंने। तो ये सारे ही कॉमन पोटेंशियल के एक्सप्रेशन है, और इसको इस्तेमाल करने से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। अदरवाइज अगर तुमने ये निकालने की कोशिश करी तो पहले Q बराबर CV लगा के V1 और Q बराबर CV लगा के V2 भी निकालना पड़ेगा, तब जाके तुम कहीं कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचोगे। समझे? क्लियर? तो मैं पहले C1 C2 क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि ये इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करने में Q1 और Q2 तो है, C1 और C2 नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं यहाँ सॉल्व भी नहीं करूंगा। शुरू करें? क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द चार मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 है, ये 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर प्लस 100 किलोमीटर हो गया, उनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। चलो भैया, जब जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है, आओ तो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। तो पहला यही मान लो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल Q1 और Q2 ये हो गया 200 माइक्रो, बोले तो 10⁻⁶। C1 प्लस C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R1 प्लस R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए, बाकी तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। इसी को कहते हैं अकल। तुम यहीं पे जूझ रहे होते हैं अभी, तुम जूझ रहे होते हैं अभी। पहले हम निकाल के रहेंगे। ISC वाले शुरुआत में यही सोचा रहे, कैलकुलेटर अभी करके खत्म करते हैं, उतनी देर में टाइम लॉस हो जाता है। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ हो गया, ये हो गया 200 × 10⁻⁻6। R1 और R2 15 और 10 यानी 0.25। समझ गए? नहीं समझ गए? कुल मिला के तुम्हारा 100 ये बढ़ गया। सॉल्व कर लीजिएगा। कॉमन पोटेंशियल आपका आएगा दौड़ते भागते 7.2 × 10⁻⁶ वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ गया, वेरी नाइस। अब बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? उन्होंने कहा चार्ज ट्रांसफर्ड बताइए। ये भी कॉमन सेंस की बात है, बहुत दिमाग नहीं लगना है, बहुत दिमाग नहीं लगना है। हम कहा अच्छा एक चीज बता दो, पोटेंशियल के ख्याल ज्यादा हुई, एक ख्याल की एक ख्याल, इसका इसका हाँ? अरे भाई ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, 1 2 बता दो, 2 सही पकड़े, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और Q तो दोनों में सेम है, जिसका R कम उसका V ज्यादा। तो इसका मतलब V2 ये है, और वैल्यू निकालना नहीं है, बस आइडिया लगाना है। तो भैया कॉमन सेंस की बात है, चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज किधर से किधर बहा होगा? किधर। ठीक है ना? क्लियर? बात ही समझ में आई आपको? अरे भाई V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R आता है। Q सेम है, 4 पाई नॉट सेम है, तो जब R आपका छोटा होगा तो V बड़ा होगा। तो कुल मिला के यहाँ क्या निकल के आया? V2 बड़ा है किससे? V1 से। इसलिए पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाता है,
पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाता है, पॉजिटिव ही तो है। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं भैया। कोई बता पाएगा कैसे निकालेंगे चार्ज ट्रांसफर्ड? एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। पहले तुम्हारे पास मान लो आप हैं और मैं हूं। पहले आपके पास कितने थे? 100 रुपए थे, मेरे पास 50 रुपए थे। ठीक है, आपने कुछ धन हमको दे दिया। ठीक है, मेरे पास 60 हो गए। गिनने के बाद पता चला कि मेरे पास 60 रुपए हो गए। तो बताइए आपसे हमको कितने पैसे मिले? इतना छोटी सी बात लगाएंगे, हो जाएगा। आप क्या करो, किसी भी एक गोले पर फाइनल चार्ज निकाल लो। पहले उसके पास 100 है, ये पता है, और उस पे इस समय कितना चार्ज है वो निकाल लो, पता चल गया कितना इधर उधर हो गया। नहीं समझे? यानी क्योंकि Q1 डैश बराबर गुरुजी पढ़ाए थे Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 पढ़ाए थे। तो Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 कितना हो गया? 200 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया 0.25, और R1 निकाल लो 0.15। नहीं समझे? अरे बोलो भैया। 5 तियां 15, 5 25, 5 चौको 20, 4 तियां 12। एकदम यूपी बोर्ड की क्लास चल रही हिंदी में। कितना आया? 120 माइक्रो कूलम। सोचो, एक तो ये बात वेरीफाई हो गई कि 100 से 120 हो गया। मानते हो? यानी जो अभी हमने तुमको बताया वो सही बताया। ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स में चेक नहीं होता कि आंसर सही है कि नहीं सही है। तुमने थोड़ी देर पहले यही जज किया था कि चार्ज पक्का इधर से इधर जाएगा, यानी चार्ज 100% 100 से ज्यादा आ जाना चाहिए। इस पर आ गया है, और अगर तुम देखो तो 20 का डिफरेंस आया है। इसका मतलब हिया से 20 निकल के हिया घुस गया होगा। तो इसलिए हेंस चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 120 माइक्रो कूलम उसके पास पहुंच गया। पहले से 100 था, कुल मिला के 20 माइक्रो। अब तुमसे कोई कह दे कि इस पे निकालो तो 80। अब तुम क्या ये फॉर्मूला लगाओगे फिर से दोबारा? लगाओगे तुम मूर्ख हो। फिर तुमने निकाल लिया कि 20 कूलम ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब पहले से 100 था, 20 चला गया, उस तरफ कितना बचा? 80 सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। चलो, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, पूरा होमवर्क घर से करके लाते हैं। एक क्वेश्चन हमको नहीं करना पड़ता। अभी थोड़ी देर में चिल्लाने लगे सर दूसरी कोचिंग है, वहां भी मत्था टेक के आना है, मत्था ही टेक कर ही तैयार हो। कुछ लोग तो फोटो खींच लेते लड़बड़ा ही। वो फोटो की जगह ही रह जाती है। मैं कई बार चेक किया हूँ, जितनी बार फोटो खींची जाती है बोर्ड की, वो लिख लेंगे पहले नोटिफिकेशन चेक करो। ये तो होता रहेगा, कहाँ भागा यार। डाल रहे भैया, तुम्हें तो फोटो खींचा। अच्छा, फोटो खींचने के लिए ये भी टैलेंट की बात है। फोटो खींचने में 1 मिनट चाहिए। अच्छा वाला फोन रखा करें, दौड़ते हुए फोटो खींचो तो भी खींच जाए। आईफोन में हो जाता है, दौलत खींच लो, फोटो एकदम क्लियर आती है। हेडिंग डालिएगा प्लीज, जो लोग छाप रहे हो छापते रहे, कीप छापिंग। हेडिंग डालिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। लिखिए 2 or more capacitors can be connected
can be connected in number one series, can be connected in number one series and number two parallel. Two or more capacitors can be connected in number one series, number two parallel. Mixed भी होता है, सीरीज और पैरेलल मिक्स भी होता है. सगौड़ा ऐसा नमूना बनाए, ये ऐसी चीजें आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, क्लास 10th में जब आप बचपन में छोटे थे, यार आप छोटे तो कभी नहीं थे. ठीक है, जब से कोविड का सीन आया तब से कोई छोटा नहीं रह गया, सब बड़े हो गए. ये एक दुखद बात है. तो grouping of capacitor, two or more capacitors can be connected in number one series, number two parallel. ठीक है, मिक्स्ड भी होता है, वो भी पढ़ाना है, ऐसा नहीं. और ये बात आप जानते हैं पहले से भी, क्योंकि आज अभी हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं. बचपन से पढ़ के आए हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर. ठीक है, 11th में पढ़ के आए हैं ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स. दुखती रख पे हाथ मत रखिए, ये सब कहने की बातें हैं. कहाँ पढ़ता है 11th में कोई? फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर. गारंटी साथ कह रहा हूँ, यही क्लास 11th की होती और अभी कहते तो सुबह 6 बजे आना है, घंटा कोई नहीं आता. 6 बजे बुलाने का रिस्क मैं केवल क्लास 12 के साथ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जग मार के आना पड़ेगा. ठीक, लिखो. अच्छा, खैर बेइज्जती नहीं खराब कर रहा हूँ. खैर हेड डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग या कुछ भी लिख दीजिए. तो रेलगाड़ी के जैसे डिब्बे जुड़े होते हैं, उसको वही पैटर्न सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है. कंसीडर द सिचुएशन. सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर. कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए कृपा करके थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ भी चलाते रहें. ये तीन कैपेसिटर्स जो हैं, जिसका एक का कैपेसिटेंस C1, एक का कैपेसिटेंस C2, एक का कैपेसिटेंस C3 है, इसको हमने जोड़ दिया है और इसी को कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग. ठीक है, आपको हम दो बातें बहुत ध्यान से दोनों ग्रुपिंग में बताएंगे, एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग. सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज जब फ्लो करता है तो हर कैपेसिटर के थ्रू सेम चार्ज फ्लो करता है, वही वाला. आप जानते हो हम कोई शब्द बोलते हैं बहुत जोर देके तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं. वही वाला चार्ज, यानी जो चार्ज इससे गया वही वाला इससे पास हो, वही वाला इससे पास हो. तो इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं. यही पहचान है सीरीज. ठीक है, कुछ बचपन में ऐसा डायग्राम बना के गए जाते हैं. ये कुछ को आवाजों कंफ्यूज हो जाए, इनको अच्छे से ना पता होगा, ये तो पैरेलल है. बचपन से पढ़ के आए, ऐसे ऐसी लाइनें बनी होती, पैरेलल होता है ना. तो भैया ये सीरीज है, क्योंकि चार्ज जब यहाँ से घुसेगा तो ऐसे होते हुए वही वाला चार्ज बाहर आएगा. इसका मतलब ये C1, ये C2, ये C3 आपस में कैसे हैं? सीरीज में. छापते जाइए. हेलो, हाँ कौन है बोलो. एक मिनट. हाँ, देख लिया मैं, देख लिया. 5 मिनट देखो. ओके. ओके, चलो भैया. तो सीरीज में कुछ दिन पहले भी हमने बात बोली थी, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल. सीरीज में चार्ज SC पापों SC मतलब शेड्यूल क्लास नहीं होता. S मतलब सीरीज, C मतलब चार्ज.
सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पापों पैरेलल में पोटेंशियल। अच्छा तुम ऐसे SCPP, ठीक है, सीरीज में चार्ज और पैरेलल में पोटेंशियल, लेकिन पो अच्छा फीलिंग बढ़िया देता है, याद रहता है। SC पापों। हेलो आधे घंटे बाद बात करेंगे। अबे यार तो लिखोगे, देखिए इन सीरीज ग्रुपिंग चार्ज थ्रू ईच कंपोनेंट चार्ज और ऑब्लिक में करंट भी लिख सकते हो, ये जनरल बात लिखा रहा हूँ क्योंकि चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज ग्रुपिंग चार्ज ऑब्लिक करंट थ्रू ईच कंपोनेंट रिमेन्स सेम। चार्ज ऑब्लिक करंट थ्रू ईच कंपोनेंट रिमेन्स सेम, यानी हर कंपोनेंट के थ्रू चार्ज और करंट हमेशा सेम रहती है, ठीक है। और अब देखिए बंटवारा होगा, थोड़ा सा इसको रब कर दे रहे हैं, अब इतना समझ में आ ही रहा होगा भैया। अगर चार्ज फ्लो हुआ है इसके अक्रॉस तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पक्का नहीं होगा? अरे भाई इसके थ्रू चार्ज फ्लो हुआ है तो चार्ज फ्लो कब होता है? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल होगा। अरे ये वैसे साइंटिफिक भाषा तुम लोगों के समझ में नहीं आती, इनको पता है, तुम लोग साइंस के हिसाब से नहीं समझते, तुमको देसी तरीके समझाते हैं, है ना। अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो देसी समझ में आती, समझो। ये है पिताजी और ये है इनके 3 बेटा जी, ठीक है। ये पिताजी, ये इनके बेटा जी, ये पिताजी की जायदाद, ठीक है। तो लेकिन खून सब बराबर पी रहे हैं, लेकिन बंटवारा जायदाद का जो होता है अक्सर कम ज्यादा हो ही जाता है। कलयुग है, जो ज्यादा नालायक होता है उसको ज्यादा मिलता है, इसलिए प्लीज बी नालायक। ये कलयुग है, क्योंकि नालायक वाले पे आखिरी में मर्सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अरे ये बेचारा कुछ नहीं कर, मदद की ज्यादा, तुम तो नौकरी कर रहे हो ना, इंसान रहो। तो जो नौकरी कर रहा है, जो अच्छा सेटअप करे हुए है, बिजनेस कर रहा है, उसको कम मिलेगा, ठीक है। चलो ये बात की बातें हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो कुल मिला के अगर पिताजी की जायदाद V है तो अगर सारे बच्चों की जायदाद को उस मोमेंट में जोड़ दिया जाए तो पिताजी की जायदाद आ जाएगी, यानी इन सीरीज पोटेंशियल्स आर एडेबल। ये लिखवाना चाह रहे हैं, लिखो नंबर 2, इन सीरीज पोटेंशियल्स आर एडेबल। और इसका जस्ट उल्टा हो जाना है पैरेलल में। सीरीज में करंट या चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल एडेबल हो जाता है, पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज या करंट एडेबल हो जाएगी, ठीक है। खैर अभी कोई बात नहीं, अभी तो इसको हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, खींचना खाचना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे कैपेसिटर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक का प्लस अगले के माइनस, उसका प्लस पीछे वाले के माइनस से और अगले वाले का माइनस फिर अगले वाले के प्लस से, यानी ट्रेन में जैसे डिब्बे जुड़े होते हैं उसी तरीके से होता है। बात समझ में आ गया? दूसरा आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट तरीका है, चार्ज को फ्लो कराइए। अगर सेम वाला वही वाला चार्ज अगर सारे कैपेसिटर्स में जा रहा हो तो सब सीरीज में है। सीरीज की 2 बातें, जिसमें एक तो यही हो गई कि इन सीरीज करंट या चार्ज हर कैपेसिटर के थ्रू, हर कंपोनेंट के थ्रू सेम होता है, और इन सीरीज पोटेंशियल्स आर एडेबल। अगर ये 2 बातें याद रहेगी तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। हेडिंग डाल दीजिए, किसी क्वेश्चन नहीं है ना आगे, है ना? जानते ना, मत्था टेकने जाना होगा जरूर। हेडिंग डाल दो बस, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ
equivalent capacitance derivation for the expression of equivalent capacitance of the capacitors connected in series. Derivation for the expression of equivalent capacitance of the capacitors connected in series. Thank you.